With all this, I would just like to start off with मैडम कमला पोद्दार जी. मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे होएगा. पहले पैनलिस्ट आप हैं हमारे लिए. मैम, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020. 1986 में आई थी. उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे 1992 में, और फिर एक ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि हमारे देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको ये यकीन है कि अगर देश ने तरक्की करनी है तो तरक्की करने का रास्ता जो है वो एजुकेशन से ही जाता है. उन्होंने उसमें बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए, और मुझे ध्यान है जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी तो प्रकाश जावड़ेकर साहब जो थे वो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री थे. अभी रिसेंटली जो ये पॉलिसी बनी है, इस पॉलिसी में फैशन डिज़ाइनिंग को इनकॉर्पोरेट किया गया है. So my question is, how do you take it? What are the positives that you derive out of this new education policy? With, of course, let it be a special reference to fashion designing, because this is something which is in thing nowadays, and this is quite an exciting thing. So my question is there going to be a fillip or impetus to the future of fashion designing? And if that is so, then what do you see the future of fashion designing? That's my question. Thank you. आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं फर्स्ट इंडिया, पवन जी, मिस्टर जगदीश चंद्रा, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज ये मौका मिला कि मैं अपने आपके सवाल के जवाब के साथ में जो 25 साल की मेरी एजुकेशन की जर्नी है उसके कुछ अनुभव आपके साथ साझा करूं. स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि जब मैंने फैशन 1999 में शुरुआत की थी जयपुर में, पहला को एजुकेशन इंस्टीट्यूट जयपुर का था. उसके पहले जयपुर में महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कनौड़िया कॉलेज, इस तरह स्पेसिफिकली बॉयज़ और गर्ल्स के कॉलेज होते थे. सो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था. और उस समय राजस्थान की जो सोच थी, राजस्थान हमारा जो एक बहुत हेरिटेज कल्चर का स्टेट था, तो इतना अलाउ नहीं करता था कि लड़कियां लड़कों के साथ पढ़े जाके. पर एक उस समय बोल्ड स्टेप लिया गया कि इसको को एजुकेशन में शुरू किया जाए. और उस समय फैशन को, आज की हम पॉलिसी की बात करते हैं, और उस समय फैशन को सिर्फ ग्लैमर देखा जाता था. इसका एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट फैशन शो था 1999 में, और उस साल कारगिल की विक्ट्री हुई थी. तो हम कारगिल की विक्ट्री को डेडिकेट करते हुए एक शो किया था, और उसमें मुझे मीडिया बैरन्स के हेड्स ने कहा था कि मैम आप सोच समझ के फैशन शो कीजिएगा. यदि कुछ भी ऐसा एक्सपोज करने वाले कपड़े यदि आपने स्टेज पे पहना दिए तो बहुत नेगेटिव इंस्टीट्यूट की पब्लिसिटी होएगी. और आज 25 साल के बाद, बिकॉज आई एम सिटिंग इन द मीडिया प्लेटफॉर्म, वो सिनेरियो आप बोलेंगे बदल गया है एकदम. आज फैशन को ग्लैमर से हटा दिया गया है, क्योंकि जब हम लंदन फैशन वीक करते हैं तो वहाँ हम इंडिया डे करते हैं, और इंडिया डे में साड़ी पहन के रैंप वॉक होती है. एंड लंदन के लोग उसको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि यह एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने मिला है. और इसी का आपके सवाल का जो जवाब है कि फैशन ग्लैमर नहीं है. फैशन एक बहुत सीरियस करियर है जिसको खाली फैशन नहीं बोलेंगे, हम इसको डिज़ाइन फील्ड बोलेंगे. क्योंकि इंटीरियर हो, टेक्सटाइल हो, फैशन हो, या हम किसी भी तरह के डिज़ाइन कर रहे हैं. आज हमने ये इवेंट भी डिज़ाइन किया है, तो इट्स कम टू दैट कैटेगरी, द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन. पहले फैशन डिज़ाइन को समझते थे कि लड़कियों की कॉलेज पढ़ लिया, शादी नहीं हो रही, तब तक 1-2 साल का फैशन डिज़ाइन का कोर्स करा दो, इट्स अ टाइम पास.
but now it's not a time pass. It's challenging career and very good future. और अब तो इस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्लोगन है कि फार्म टू फॉरेन, जब मोदी जी ने एक स्लोगन दिया फार्म टू फॉरेन, जी सो आप सोच सकते हैं कि फार्म टू फॉरेन और खादी इज फैशन, अब फैशन इज खादी। तो इसको यदि हम बहुत गहराई से देखना चाहें तो हम ये सोचें कि फैशन, आज यहाँ पे हम हायर एजुकेशन में नॉलेज बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हर ये जो डिज़ाइन एजुकेशन है, नॉलेज तो हमें गूगल से बहुत कुछ मिल जाता है, पर जो एक स्किल बेस्ड एजुकेशन है जिसको हम टेक्निकल एजुकेशन का नाम भी देते हैं, वो आप जब सीखते हैं, और ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है कि फैशन डिज़ाइनर लड़कियां ही बन सकती है। और मैं यहाँ एक चीज़ मेरी सोच कहना चाहूँगी कि हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं आज के 21st सेंचुरी में, तो जेंडर इक्वालिटी की बात में माफ़ी चाहूँगी, हमारे साथ कुछ सिर्फ फीमेल वुमेन कॉलेज के मेरे भाई बैठे हैं, उनसे माफ़ी चाह के ये कहना, सिर्फ अपने व्यू रखना चाहूँगी, कोई सही गलत नहीं है। काम तो उन लड़कियों को मर्दों के साथ जाके करना है, तो वहीं से कॉलेज से वो उनके सामने खड़ी होना क्यों ना सीखे, क्यों ना उन्हें मेल फैकल्टी पढ़ाएं, क्यों हम उनमें डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ मेरी सोच है, अगेन आई एम टेलिंग दिस विद द फोल्डिंग हैंड, सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मेरी सोच है ये, और सही गलत कुछ नहीं है, हर चीज़ एक परसेप्शन होती है। और राजस्थान हमारा जो है एक बहुत रिच कल्चर का स्टेट है, तो जो फैशन की बात आप कह रहे हैं कि हम फार्म टू फॉरेन का जो स्लोगन है, हमारे जितने आर्टिशियन हैं उस आर्ट को हम प्रमोट करके, हम बाड़मेर के यदि वर्क को प्रमोट करके फॉरेन में यदि हम लंदन, न्यूयॉर्क फैशन वीक में हम रैंप पे लाते हैं तो उसका हमें बिजनेस मिलता है। और हमारे आर्टिशियन भी, दिस इज ओनली फॉर नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट, दिस इज फॉर द कंट्री। हमारी जो टेक्सटाइल खादी थी जिसको, और हमारा जो फार्म टू फॉरेन का जो लोगो भी था वो चरखा ही था कि हम फार्म से उसको किए, और या हम कपास की खेती कर रहे हैं तो उसको हम फॉरेन तक लेके जा रहे हैं। पहले एक्सपोर्ट होते थे, सिर्फ कपड़े बनते थे, अब सिर्फ कपड़े नहीं जाते, अब एक कॉन्सेप्ट जाता है, एक आइडिया जाती है। और स्टूडेंट और पेरेंट्स की सोच भी, मुझे पता है कि मैंने 99 में जब एडमिशन के लिए आते थे तो पेरेंट्स आते थे कि नहीं, हमें फैशन नहीं पढ़ाना, मेरी माँ तो कह रही है कि इसको आप फैशन पढ़ाओगे तो लड़की हाथ से चली जाएगी, तो फैशन तो हमको पढ़ाना ही नहीं है। वो सोच आज बदल के एक सीरियस कैरियर में बदली है। और बहुत बड़ा रोल है कि जब किसी चीज़ को गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको एक उस पे लाती है तो लोगों की सोच बदलती है। और वही हम कर रहे हैं कि जयपुर के स्टूडेंट, मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँगी कि लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क में शोज में अपने गारमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और ये सब पॉसिबल जयपुर वालों की दुआ के साथ। इनक्रेडिबल आई मस्ट से। और सबसे अच्छी बात एक कहना चाहूँगी कि अभी पवन जी से भी कह रही थी कि फीमेल तो कमी दिख रही है यहाँ पे, तो थोड़ी फीमेल को अगली बार थोड़ा ज़्यादा बुला ले तो लगेगा कि हाँ हमारी टीम कुछ ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, आपने जिस तरह से फैशन डिज़ाइनिंग की व्याख्या की, और एक हमको पिछले 25 साल मिनट में आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी जो अभी याद आई मुझे, कि जब पेरेंट्स आके मुझे कहते थे कि फैशन मतलब ग्लैमर है, हमारी लड़की चली जाएगी, तो एक एग्जाम्पल देती थी मैं कि हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी फैशन आइकॉन कौन है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी, क्या मुझे कोई उनका नाम बताएगा? मैम क्या मैं बोलूं, जवाब दूं? गैस वर्क। हाँ प्लीज। ईला अरुण जी। नहीं। ईला अरुण जी नहीं, ओके। राजमाता गायत्री देवी जी। ओह, राजमाता गायत्री देवी इज द
फैशन आइकन एंड 7 ब्यूटी में मैम, शी वॉज अ देने कल्ट जा- फिगर, शी वॉज अ कल्ट फिगर, शी वॉज अ कल्ट फिगर। या सो मुझे अपने इंस्टीट्यूट को चलाने में उनका नाम लेके, जब मैं साड़ी पहन के इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग करती थी, तो जब पेरेंट्स आके डरते थे कि हमारी लड़कियां हाथ से निकल जाएगी, तो मैं उनको कहती थी कि फैशन का मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं होता। राजमाता साहब इज द मोस्ट ग्लैमरस वुमेन, सर पे पल्लू ढक के, एक मोती की माला पहन के, चिफॉन की साड़ी पहन के। इसके अलावा उनका कोई फैशन अटायर नहीं होता था, स्टैंडर्ड इतने सालों से सेम था। शिफॉन का इन्वेंशन भी उन्होंने किया था। यदि कुछ वक्त तो मैं एक इस पे कुछ कहना चाहूँगी कि शिफॉन जो राजस्थान में बनता है, राजमाता साहब ने शिफॉन का इन्वेंशन किया था क्योंकि सर कवर करना पड़ता था, और सर को कवर करने के लिए भारी साड़ी से हम सर को कवर करेंगे, ये उनकी सोच थी कि उनके बाल खराब होंगे, क्योंकि शी इज अ बॉब्ड हेयर वुमेन। और इसलिए उन्होंने शिफॉन का इन्वेंशन किया कि इतनी हल्की है शिफॉन कि यदि सर को कवर करेंगे तो उनके बॉब्ड हेयर खराब नहीं होंगे। और वही शिफॉन आज, उस समय वो फ्रेंच शिफॉन यूज करती थी, उन्होंने जयपुर में उसको चामुंडी शिफॉन बनाना शुरू किया। तो फैशन एक हमारी रूट है। जी, थैंक यू। so thank you very much, ma'am, for sharing your pearls of wisdom related to the field of fashion designing. Very insightful and very helpful to the audience. I am sure a lot of students are sitting here and they must have got to know what is the definition of fashion. Thank you very much, ma'am. And now I move on to the second panelist, Dr. Mukesh Arora ji, head of I beg your pardon, head of faculty affairs in SKIT. Dr. Saab, autonomy is a buzzword in the field of higher education. You will agree with me, isn't it? Yes, yes. It's a buzzword, and a lot has been happening. And especially when I was mentioning in my introductory message कि किस तरह से 20 मार्च 2018 को 62 इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन से रिलेटेड उन लोगों को ऑटोनॉमी दी गई थी, क्योंकि वो देवर excellent in terms of the delivery of academics, and it was indeed a watershed in the history, as I said earlier also, a defining moment. मैं बाद में एक प्रकाश जावड़ेकर साहब का एक कोट भी आपको देना चाहूँगा। आप मेरे को ये बताइएगा कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि उसके बाद से एक रेस चल पड़ी है कि हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि हमें एक ऑटोनॉमी मिल जाए, विच इज़ अ स्टैम्प ऑफ क्वालिटी, विच इज़ अ स्टैम्प ऑफ एक्सीलेंस, वी ऑल नो दैट। तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रेगुलर इंस्टीट्यूशंस से किस तरह से डिफरेंट हैं, और अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं आपके ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहता हूँ, मुझे क्या एडवांटेजेस हैं और आपको क्या एडवांटेजेस हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। यस, हेलो, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को कि हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। माथुर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, ये मेरे प्रोफेशनली और पर्सनल मेंटर भी रहे हैं। तो जो इन्होंने कहा कि नैक का जो सीड था वो इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ था, जिसके बेस पे हम 3.67 आउट ऑफ स्केल ऑफ 4। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। ये यूएसपी है SKIT की, डिसिप्लिन ऑफ फैकल्टी, डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन ऑफ आवर एलुमनस। तो इसी डिसिप्लिन के बेस में हम लगातार 7 साल से नंबर 1 है RTO की QA रैंकिंग में। हमारे सारे UG प्रोग्राम NBA से क्रेडिटेड हैं, और एट प्रेजेंट हम NAAC से A++ हैं ऑन द स्केल ऑफ 3.67। तो इसी डिसिप्लिन के बेस पे UGC और RTO ने ये रिकग्नाइज किया कि वी आर डूइंग एक्सेप्शनली बेस्ट, तो सर्टेन फ्रीडम हम डिजर्व करते हैं। तो इस तरह से ऑटोनॉमी हमारे कॉलेज को मिली। जैसा कि ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी की एक भीड़ चल पड़ी है। एक्चुअली ऑटोनॉमी देखने में बड़ी फैंसी लगती है कि
ले लेते हैं और सिलेबस अपनी मर्जी से बना लेंगे। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन द फैंसी वर्ड। अब हमारे कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो हमें नेशनल लेवल पे अपने आप को पहचान बनानी है। इनका मेन सवाल था कि एज ए स्टूडेंट और एज ए इंस्टीट्यूट क्या बेनिफिट है। एज ए स्टूडेंट पहले मैं बात करता हूँ कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से उसको क्या बेनिफिट होगा। हमें ये बेनिफिट मिला है या एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने सिलेबस या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम हमें मिला है, जिससे जो इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का गैप था वो फुलफिल हो रहा है। हमारे जो नए सिलेबस अभी तैयार हुआ है, जुलाई 25 से पहला बैच ऑटोनॉमी का स्टार्ट करेंगे, उसी के बेस पे एडमिशन हो रहे हैं। तो इंडस्ट्री से सिलेबस हमारे मैच करेंगे, प्लस कुछ इंडस्ट्री पर्सन्स हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट लेक्चर आएंगे। दूसरा, इंडस्ट्री एक्सपोजर इनको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स हमारे यहाँ से तैयार होंगे। तीसरा, हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं मेजर माइनर सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंटर ब्रांच वो स्टूडेंट्स ज़्यादा सीख पाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट है तो वो CS के कुछ सब्जेक्ट्स ले पाएगा, वो उतना क्रेडिट यदि कवर करेगा तो उसको मेजर प्लस माइनर की डिग्री मिलेगी। ये बेनिफिट स्टूडेंट को होने वाला है। दूसरा, नेक्स्ट ये भी होगा कि एक स्टूडेंट, जब हम सिलेबस खुद का तैयार करेंगे तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात करेंगे, एथिक्स की भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे लिए भी ठीक रहेगा। पहले हम एक करिकुलम से बंधे हुए थे, तो हम कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ इंडस्ट्री रेडी सिलेबस डालना चाह रहे थे, वो नहीं डाल पा रहे थे। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिट होगा। दूसरा, इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम कुछ एक्सपोजर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा दे पाएंगे कि जो स्टूडेंट पहले इंडस्ट्री में जाके स्टार्ट करता था, हम फाइनल ईयर की यदि बात करें तो फाइनल ईयर में हमने जो 8 सेम रखा है वो कम्प्लीटली उनके लिए ऑप्शनल है। चाहे तो वो जाके पूरा सेमेस्टर ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट एक्सपोजर ले सकते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में ये बेनिफिट्स रहेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसका मतलब है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में बहुत बड़ा इशू चल रहा है हिंदुस्तान में, और वो है दैट वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयबल एंड डिप्लॉयबल काइंड ऑफ स्टफ फॉर द इंडस्ट्री. So that is where you want to make a contribution, which is really laudable. So please, once again, I would request to put your hands together for the efforts that are being put in by SKIT. And before I move on to the next panelist, I would like to, as I said, I would certainly like to quote Prakash Javadekar Saab, who said, after having granted autonomy status to 62 institutions across the country, he made a statement which I would like to quote for the benefit of everyone, and that gives an insight into the advantages being offered by autonomous institutions. He said, "Today is a historic day for higher education in India. These quality institutions will get complete autonomy by which they can start, number 1, new courses, 2, new departments, 3, new programs, 4, off campuses, 5, skill courses, 6, research parks, 7, appoint foreign faculty members, 7, take foreign students, 7, 8, offer variable incentive packages, and 9, which is last but not the least, introduce online distance learning." So these are the advantages which are being offered by the autonomous institutions in India. So make the best use of it, and all the very best as far as SKIT is concerned. Now I just move on. Thank you. Thank you, sir. Now I move on to our third panelist, Dr. Sanjay Bayani Saab. सर, मैं आपसे अभी कुछ देर पहले बोला था कि आपको मैंने बहुत सुना हुआ है FM चैनल पर जी, और आप हर साल एक नई टैगलाइन लेके आते हैं जो कि हर इंसान के अंदर,
हम तो चलो ठीक है फैकल्टी मेंबर्स हैं, बट हमें भी बहुत रोमांच होता है और हम वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द न्यू एकेडमिक सेशन कि इस बार बियानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की नई टैगलाइन क्या होने वाली है। हमेशा एक्साइटमेंट रहता है एज अ टीचर फॉर मी। सो इस बार जो एक नई टैगलाइन सुनने में आ रही है वो आ रही है, नौकरी लेना नहीं अब नौकरी देना है। तो इस बारे में बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की क्या सोच है? वेरी नाइस। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर सकें फॉर द बेनिफिट ऑफ वेरी ऑडियंस। नाइस, थैंक यू संजीव जी। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि कल रात को 2 बजे हमारे को एक शानदार इन्फॉर्मेशन मिली कि इंडिया फाइनल में है। बधाई हो आप सब लोगों को, हम ताली बजाएं। इंडिया शाइनिंग। एक हमारा ज़माना था जब हम आपकी उम्र में थे, कपिल देव और सुनील गावस्कर मैदान में उतरते थे, और आज जो खेलने का स्तर बदला है, एक नई और युवा सोच जो हमारी इस टीम के अंदर आई है, जो वर्ल्ड क्लास और लीडरशिप हमारे अंदर आई है, मुझे लगता है ये एक ज़माना बदलने की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तान शाइनिंग की तरफ बढ़ रहा है। और हम एक शानदार इकोनॉमी और एक शानदार वर्ल्ड पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सब बढ़ेगा जब हम सब लोग युवा अपनी सोच को बदलेंगे। सो मैं पुनः एक बार आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। और मेरे को एक सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि कंटिन्यूस आप लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके अंदर जो ये सुनने वाली जो क्षमता है यही ईश्वर है। और जिसको सुनना आता है वो सब कुछ कर सकता है। जिसमें धैर्य है, जिसमें श्रवण करने की कैपेसिटी है, मुझे लगता है वो तो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकता है, क्योंकि ज्ञान आता है सुनने से, विद्या आती है सुनने से, संस्कार आते हैं सुनने से, टेक्नोलॉजी आती है सुनने और समझने से। सो सुनने की जो क्षमता आप लोगों में अभूतपूर्व है, तो सबसे पहले तो आपके अंदर बैठे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, यू ऑल आर शाइनिंग। दूसरा मैं बधाई देना चाहता हूँ, हमारे बीच में अरोड़ा साहब बैठे हैं और आप में इतनी ज़बरदस्त लिसनिंग क्षमता है। एज ए IAS आप हमेशा आप डिक्टेशन देते रहे, बोलते रहे, पर आप इतना अच्छा सुन भी सकते हैं। आई एम सरप्राइजिंग एंड आई एम सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच सर, रिगार्ड्स। सर आपने पूछा कि देखिए कि हर इंस्टीट्यूशन, मैंने कहा ज़माना बदलता है जब सोच बदलती है। जब बिल्डिंग बदलती है तब ज़माना नहीं बदलता, ज़माना बदलता है जब सोच बदलती है। हमने एजुकेशन में वो 3 इडियट मूवी वाली सोच बना रखी है। हम वास्तव में इडियट्स बना रहे हैं। हम सब लोग क्रेमिंग करवा रहे हैं, हम सब लोग सिलेबस करवा रहे हैं, हम सब लोग किताबें पढ़ा रहे हैं। और जो फैकल्टी मेंबर है वो भी वो किताबें पढ़े थे, वो भी वही किताबें पढ़ा रहे हैं। वो किताबें 50 साल पुरानी हो गई, परिस्थिति बदलती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर वास्तव में हमारे को हिंदुस्तान को अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो नौकरी लेने की मानसिकता को बदलना पड़ेगा और नौकरी देने की मानसिकता को बनाना पड़ेगा। नौकरी देने की मानसिकता को बजाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी तभी ग्रो होगी। और आज हम देखें, जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में लाइन लगी है, सबको नौकरी, सरकारी नौकरी, सेफ्टी। अरे जंगल में शेर निकलता है, कहाँ सिक्योरिटी है? लोमड़ी, कहाँ सिक्योरिटी है? सबको संघर्ष करना पड़ता है यहाँ। क्यों नहीं हम सीखें? क्यों नहीं हम रिस्क ले? क्यों नहीं हमारे अंदर क्षमताओं को हम निखारें? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी प्राइवेट एम्प्लॉय से ज़्यादा सीखता है। मुझे तो लगता है उसमें जंग लग जाता है, वो तो एक सिस्टम में आ जाता है। और वास्तव में अगर एक शानदार जिंदगी जीनी है तो खतरे उठाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, खतरे मोल लेने पड़ते हैं। और मुझे लगता है उसी से इंसान का विकास भी होता है। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब इस पुरानी मानसिकता को हटाया जाए और नौकरी लेने की नहीं, नौकरी देने की। मैं 100 लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं 1000 लोगों को नौकरियां दूंगा। अगर ये जज्बा अगर युवाओं के अंदर तैयार हो गया तो कहाँ फिर बेरोजगारी रहने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या सरकार दूर नहीं कर सकती, ये सोच दूर कर सकती है, जिसमें हम नौकरी लेने की नहीं बल्कि नौकरी देने की सोचें। तो इस बार जो मेरा एजेंडा है, क्योंकि मेरे को कभी CA, आज से 30 साल पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था और मुझे बहुत सारे ऑफर आए थे कि 5 लाख 10 लाख का पैकेज, उस समय 30 साल पहले। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं कहीं नौकरी करूँगा, और मैंने संघर्ष किया। मैंने 10 साल तक अपना काम करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोर्सेज पढ़ाए, और 10 साल लगातार 12-12 घंटे पढ़ाने के बाद मैंने कुछ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव की।
और उसके बाद पिछले 17 सालों से हम डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। हमें सरकार से संघर्ष करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी से संघर्ष करना पड़ता है, नेताओं से संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पिताजी नेता नहीं थे, क्योंकि पिताजी के पास बहुत सारी पैसा नहीं था। तो हमने जो संघर्ष किया, मुझे लगता है उस संघर्ष ने मुझे सिखाया, उस एंटरप्राइजिंग क्षमता ने मुझे सिखाया। और मुझे इसलिए लगता है कि जो चीज़ मैं सीख गया मैं युवाओं को भी सिखा सकता हूँ। जिस रास्ते मैं चल चुका हूँ उस रास्ते में इनको भी चला सकता हूँ। मैम ने कहा कि गर्ल्स, मेरा मानना है वास्तव में गर्ल्स हमारी देश की ताकत है। मुझे अच्छा लगा जब अभी 50% रिजर्वेशन कुछ टीचिंग पोस्ट के लिए गर्ल्स को दिया गया। मुझे अच्छा लगता है कि गर्ल्स को जो है अब बढ़ावा मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तब भी बदलेगा जब गर्ल्स बढ़ेगी, जब गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया जाएगा, जब गर्ल्स बराबर की क्षमता में आकर काम करेगी। आप बोल रहे हो इससे क्या होगा, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यह है कि भावनाएं आएगी। आज देश की तरक्की कब होगी? जब देश प्रेम आएगा, जब भावनाओं की प्रबलता होगी। क्योंकि जो आदमी ज़्यादा लॉजिकल वो उतना ही ज़्यादा करप्ट होता है। मेरे को लगता है मैन इज़ मोर लॉजिकल एंड फीमेल आर मोर इमोशनल। इमोशन से दुनिया बनी है, इमोशन से देश आज़ाद हुआ है, इमोशन से व्यवस्थाएं बदलती है, इमोशन से एक बच्चे की परवरिश होती है। इसलिए अगर महिला शक्ति अगर आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है वास्तव में देश आगे बढ़ता है। इसलिए हमने स्टार्टिंग हमारी पिछले 6 इंस्टीट्यूशन गर्ल्स से की है। लेटर ऑन हमने फील किया कि नहीं, जमाना और परिस्थिति बदल रही है, तो उसके बाद 8 कोएड कॉलेज भी एस्टेब्लिश किए गए। और इस तरह से 6 और 8 14 और 10 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी आ जाती, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी, जहाँ करप्शन है, जहाँ पैसे लेने के बाद में भी कोई काम की गारंटी नहीं है, वहाँ हमारे को संघर्ष करना पड़ा। हमारी आज भी 6 साल से फाइल पड़ी हुई है जिसमें सब इंस्पेक्शन और सारा काम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पॉलिटिकल बेस नहीं है इसलिए वो यूनिवर्सिटी आ नहीं पा रही। 10 साल पहले यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, सारी फैसिलिटी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। तो मुझे लगता है कि हमारे को वास्तव में संघर्ष करना पड़ता है, पर मुझे अच्छा लगता है कि ईश्वर शायद कुछ ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है, कुछ मुझसे ज़्यादा बड़ा काम कराना चाहता है, इसलिए वो अधिक संघर्ष दे रहा है। सो मैं एक तो ये कोशिश इस साल के लिए हमारा, जैसे आपने पूछा क्या एजेंडा है, तो ये एजेंडा है कि हर बच्चे के अंदर ऐसी जोश पैदा कर दूं, ऐसा जुनून पैदा कर दूं कि उसके अंदर ये सूझबूझ आ जाए कि मुझे जीवन में संघर्ष करना है, कुछ बड़ा करना है और मुझे अपना स्टार्टअप करना है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा टूल जो आज की परिस्थिति में है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। छोटी सी टेक्नोलॉजी, छोटा टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी पे स्पेशलाइजेशन करके 10 आदमियों को एंगेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मुझे लगता है उसमें जो मज़ा आता है, उसमें जो ऑटोनॉमी होती है, आप रात को 12-12 घंटे भी पूरी रात जग कर भी काम कर सकते हो, और आज दिल करे तो आप पूरे टाइम आराम कर सकते हो, 4 दिन के लिए बाहर जा सकते हो। मुझे लगता है ये ऑटोनॉमी होती है, इसे कहते हैं ऑटोनॉमी, दिल की सुनना और गुलामी नहीं करना। मैं ये पूर्ण स्वतंत्रता युवाओं को देना चाहता हूँ और लगता है कि इसके लिए सही रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस साल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत मॉड्यूल बनाए, हमारा बहुत रिसर्च वर्क चल रहा है। इस बार स्टार्टअप के लिए हमने प्लान लेकर आ रहे हैं, हम उसको बनाते जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो युवा लोग हैं इनकी सोच निश्चित रूप से बदलेगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो किसी ने भी नहीं की, जो आज सबसे बड़ी समस्या है, 30-40% बच्चे जो है अल्कोहल लेने लगे हैं, ड्रग्स लेने लगे हैं, उस पर किसी ने बात ही नहीं करी। हमारे वैल्यू सिस्टम कहाँ है? वैल्यू सिस्टम तो एजुकेशन की बुनियाद है, उस वैल्यू एजुकेशन पे तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और मेरा पूरा फोकस है उसके लिए। मैंने करीबन 10 किताबें, जिसमें चाहे अष्टावक्र गीता हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, जो हमारी जो ये किताबें जिनको 5000 साल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारी जड़ें हैं, इसमें संस्कार है, इसमें वैल्यूज़ है। मैंने उसके ऊपर भी ज़बरदस्त काम किया और अपनी मौलिक रचना, जिसमें मैंने हर बुक के बाद में लिखा इस संजय की नज़र से, उस संजय की नज़र से नहीं जो 5150 साल पहले का था, वो संजय जो आज टेक्नोलॉजी आज देख रहा है, इंटरनेट को देख रहा है, मोबाइल को देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहा है, इस संजय की नज़र से उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसमें मौलिकता लेकर आए। उसे युवाओं की भाषा में लिखा गया, उसे इंग्लिश में लिखा गया, उसको सरल भाषा में लिखा गया और उसे कोर्स बनाया गया ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे उनको भी, एथिक्स को भी सीखे। क्योंकि मुझे लगता है विद्या विनय सिखाती है और विनय आदमी में काबिलियत लाता है, पैसा कमाने की नहीं, पैसा खर्च करने की। कमाना आसान है, आपको 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, पर वो 20 लाख खर्च करना भी आना चाहिए। वो 20 लाख खर्च करना नहीं आया तो रिलेशन ब्रेक करेंगे, हेल्थ खराब करेंगे, मनी खराब करेंगे, करियर खराब करेंगे, जॉब खराब करेंगे, बिजनेस खराब करेंगे।
मुझे लगता है पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे का उपयोग करना, और वो उपयोग करना सिखाते ही है एथिक्स, वैल्यूज़, जिस पे आज सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है। तो एक एजेंडा सर उस पे है। मे आई ऐड समथिंग टू दिस। मैं खुद एक रिसर्च एथिक्स का प्रोफेसर हूँ और साथ में बिजनेस एथिक्स भी पढ़ाता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि आप जिन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं उन वैल्यूज़ के बिना एजुकेशन सिस्टम जो है वो अधूरा है। इट्स अ हॉलो फाउंडेशन विदाउट एथिक्स, विदाउट वैल्यूज़। जी। सो वैल्यूज़ की तो अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और अगर वैल्यूज़ नहीं है तो एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। तो मेरे ख्याल से पहले भी ये बात हो चुकी है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपने करिकुलम में इसको ऑलरेडी एम्बेड कर लिया है, बट उसको कितनी यथार्थता के साथ में हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो एक देखने वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल द इंसाइटफुल। सर ये जो वर्ड बोला ना थैंक यू, काश अगर आज ये भी सीख कर चल जाए तो ये भी विनय लेगा। और मैं तो थैंक यू के ऊपर किताब लिखा हूँ कि अगर थैंक यू बोलना आ गया तो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है, सॉरी बोलने आ गया तो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। सारा खेल एनर्जी का है। वी ऑल आर द एनर्जी। सो थैंक यू सो मच। एक बार ताली बजा दीजिए, थैंक यू सीख कर जाइए। थैंक यू वेरी आज अपनी माँ को, अपने बाबूजी को, सूर्य को, चंद्रमा को, पेड़ को, पहाड़ को, सबको धन्यवाद बोलिए और देखिए आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है और उसी से सृजन होता है। Thank you very much, sir. Thanks a lot. Now I will just move on to our fourth panelist, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, जो कि डायरेक्टर हैं रावत एजुकेशन ग्रुप के, और पिछले 41 साल से आप एजुकेशन के फील्ड में नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। मेरा एक आपसे बहुत क्विक क्वेश्चन है, मुझे अपनी सफलता का राज बताइए। शायद आपके लिए आसान होएगा, बट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। नमस्कार टू एवरीवन। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को और उनकी टीम को, पवन अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने एक ब्यूटीफुल कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। और मैं हमारे यहाँ बैठे विराजमान सभी शिक्षाविद और देश का भविष्य युवा पीढ़ी को भी मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट is no education at all. Rawat Educational Group is the perfect place where we educate heart along with mind. It was founded, I want to introduce our group, Rawat Educational Group. It was founded in 1983 by the chairman Sri B.S. Rawat. Now we have schools and colleges with more than 12,500 students are studying in our group. We feel proud to spread education with ethics and values. बड़े गर्व की बात है कि रावत एजुकेशनल ग्रुप का जो एक शानदार सफर रहा है 41 वर्षों का, इसका मेन बेसिक उद्देश्य मॉरल वैल्यूज बच्चों को देना। हमारे हर साल मेरिट्स का एक बहुत बड़ा एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। इस साल भी सीबीएसई में 12th बोर्ड में इंडिया में टॉप, जयपुर में नंबर 1 रिया सहगल ने 99.40% हासिल कर जयपुर का एक मान, एक गौरव और रावत एजुकेशनल ग्रुप का एक सम्मान बढ़ाया है। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे चेयरमैन माननीय श्री B.S. रावत जी का, उनकी समस्त कर्मठ टीम का, डेडिकेशन का, हार्डवर्क का, इनोवेशन एंड लर्निंग का, ये एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिना टीम के रावत एजुकेशनल ग्रुप कभी आगे नहीं बढ़ सकता था, बिना चेयरमैन श्री B.S. रावत जी की गाइडेंस से कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। और एजुकेशन जो होना चाहिए, जो एक मायने होने चाहिए, वो होने चाहिए एक मॉरल्स, वैल्यूज़। आज हमारे रावत पब्लिक स्कूल की बात करी जाए, रावत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात करी जाए, आज भी बच्चों में जिस तरीके के मॉरल्स वैल्यूज़ वहाँ दिए जा रहे हैं, वहाँ चाहे इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करी जाए, डिबेट की बात करी जाए, ओलंपियाड एग्ज़ाम की बात करी जाए,
बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट है रावत एजुकेशनल ग्रुप के इन 41 वर्षों में। वहाँ वी आर एसोसिएट इन अक्षय पात्रा आल्सो। वहाँ हम प्रभु जी को बुला के हवन करवाना, बच्चों को मॉरल्स वैल्यूज़ की गाइडेंस देना, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाना, दोने पत्तल में खाना कैसे खाया जाता है वो सिखाना। वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग मदर डे। जब हमारे निर्मला ऑडिटोरियम में 500 माएँ आती है और बच्चा उसकी आरती करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, दिस इज आर कल्चर, दिस इज आर रियल एजुकेशन। ये हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। कोई भी, इंडिया इज फेस्टिवल, हर त्योहारों का देश है हमारा भारत, चाहे वो राखी सेलिब्रेशन हो, चाहे क्रिसमस सेलिब्रेशन हो, चाहे दिवाली सेलिब्रेशन हो। हमारे आसपास के नीडीज बच्चों को वहाँ बुलाकर, वहाँ हम उन बच्चों को बुलाकर एज ए गेस्ट हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो होता है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। दिस इज रियल एजुकेशन। आज हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, जैसा कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा, देखा कि 93 यूनिवर्सिटी इन जयपुर, हजारों स्कूल है, लाखों स्कूल्स है, बट हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, वो कहाँ सिखाई जा रही है बच्चों को? वो मॉरल्स कहाँ सिखाए जा रहे हैं? बात हो रही है लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज की, बात होनी चाहिए हमारे संस्कारों की, हमारे मॉरल्स की, हमारी वैल्यूज की। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, बट कंडीशन बहुत बुरी है, कंडीशन बहुत बेकार है। पेरेंट्स खुश नहीं है अपने बच्चों से। बच्चा हाईली एजुकेशन करने के बाद अब्रॉड चला जाता है, वो घर आना पसंद नहीं करता, उसके माँ बाप परेशान होते हैं बाद में। दिस इज नॉट आवर कल्चर, दिस इज नॉट आवर एजुकेशन। तो मेरा मानना है कि एजुकेशन मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड होनी, वो रावत एजुकेशनल ग्रुप दे रहा है। और जैसा कि आपने कहा, मेरी सक्सेस का रात, आई हैव रिसीव्ड 250 अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। आई हैव रिसीव्ड प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस, सीएम, गवर्नर एंड मैनी मोर। इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है मेरे, वो है मेरे माता पिता का, वो है मेरी स्टाफ का, उन समस्त कर्मठ टीम का जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और आगे बढ़ने का हौसला दिया है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बहुत खूब, आपने तो हमें गुरुकुल की याद दिला दी। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि गुरुकुल में शिक्षा किस तरह से दी जाती है, और आज आपके इस व्याख्यान को सुन करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गुरुकुल को साक्षात अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, वहाँ की एक्टिविटीज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटिंग अस अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ Rawat Group of Institutions. Thank you very much, Naren ji. Now I just move on to the last panelist of ours, that is Shri Sanjay Yadav ji, who is the founder director of IRS Immigration and Abroad Studies. मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ सुनता रहता हूँ, और अब मैं फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशंस के टाई अप करने की कोशिश कर रहा हूँ हिंदुस्तान में, कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ यूजीसी कह रही है कि हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे लाना है, अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उन्होंने हिस्सा बना लिया है, और वो कहते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग जिनकी 500 है, दे नीड टू come and set up their campuses in India, and they should not compromise in terms of the quality of academics. अगर वो करते हैं तो उनको जाना पड़ेगा. They will have to sign an agreement of minimum 10 years to stay back in India, and also at the same time they will have to keep the tuition fee very competitive. Right? There are certain riders which have been imposed by UGC on foreign institutions. उसी के ही तत्वावधान में अभी मैंने कुछ UK और USA की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया है. मैं बड़ा सक्सेसफुल भी हूँ काफ़ी हद तक. मैं जॉन हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड और UCLA, इन सबको, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, इनको मैं अमेरिका में अभी टैप कर रहा हूँ. और इसके साथ के साथ अगर आप देखें तो मैंने अभी इंपीरियल कॉलेज और किंग्स कॉलेज लंदन, इन दोनों को भी मैंने टैप किया है कि वो किसी तरह से यहाँ आएँ और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स चाह रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश करना, उनके साथ में दे शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर
और यहाँ पे अपने कैंपसेस को सेटअप करें। तो एक तरफ तो हमारी ये बात चल रही है, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि 7.65 lakh students they have gone abroad as per the latest All India Survey on Higher Education, जिसमें हमने नियरली $47 बिलियन का खर्चा किया है। तो इट्स अ ह्यूज लॉस ऑफ मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रिसाइज विद यू। और वो कह रहे हैं कि ये 70 बिलियन डॉलर अभी 2025 तक फिर खर्च होएगा। मेरा आपसे सिर्फ एक ये पूछना है कि ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और दे हैव लॉफ्टी ड्रीम्स एंड ड्रीम्स देखने में तो किसी को कोई हर्ज है भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बाहर पढ़े, तो मेरे पास में क्या ऐसे विकल्प हैं कि मेरे लिए वो फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट होएगा और मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं बाहर एजुकेशन के लिए? क्योंकि आप इमिग्रेशन और एब्रॉड स्टडीज़ को देख रहे हैं, तो इस वजह से मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर बेहतर तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं कि किस तरह से एक भारतीय बच्चा विदेश में जा कर के पढ़े, और अगर पढ़ने जाता है तो उसको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये भी ज़रा सा थोड़ा आप बताने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच सर, यू आर होस्टिंग वेरी वेल। हाँ जी सर, आप बहुत अच्छे से होस्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। और एक्चुअली क्या है, मैं सबसे पहले जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है उसका धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव लेना और सभी इंस्टीट्यूशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और बच्चों से इंटरेक्ट करवाना, ये काबिले तारीफ़ है, बहुत अच्छा है और बेहतरीन प्रयास। जी जी, बहुत ही बढ़िया। और मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ, गाइस ब्रो हाउ आर यू, ऑल वेल। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट जो ये आज का इवेंट है आपकी लाइफ में, जब आप अपनी सक्सेस को मेज़र करेंगे फ्यूचर में कभी, तो आज का जो डिस्कशन है वो आपके कैरियर बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो अटेंशन है वो बहुत अच्छा हो। एग्री? चलिए एक बार आप अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए प्लीज एक बार। वाह। तो सर आपने मेरे साथ में बहुत तरह के सवाल मेरे पे एक साथ ही मैंने आपके ऊपर दागे एक हैं। तरह से दाग दिए हैं ये जी, बहुत सारे जी, सवाल। जी, जी। तो क्या मैं पीस मील अप्रोच में आपके साथ में एक के बाद एक सवाल करूं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना? तो नहीं सर चलिए, मेरे को, मैं इनको पूरा एलिबरेट करूंगा वन बाय वन जो भी मैं आपसे पहला सवाल कर रहा हूं जी कि फॉरेन एजुकेशन एक महंगा फैसला है, जी क्या ये मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर है? जी। ठीक, जवाब। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या है, अभी यहाँ पे हमारे पास में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं सभी की रेस्पेक्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मणिपाल यूनिवर्सिटी, अलग अलग बियानी सर हैं, पोदार, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, और हम सब लोग बहुत अच्छे एफर्ट्स डालते हैं एकेडमिक में। जब आप बच्चे को 12वीं तक पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को ग्रेजुएशन करा रहे हैं, इस सफ़र में एक्चुअली क्या है, मैं उन बच्चों का जो आफ्टर ग्रेजुएशन, जब उन्होंने सपने देखे हैं कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा, उसके बाद में मैं जब नौकरी के लिए बाहर जाऊंगा, किस तरह का मुझे पैकेज मिलेगा, तो जब हम हमारे इंडिया में जब बात करते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। बहुत एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं नर्सिंग फील्ड में जाऊँ, और वो 3 ईयर 4 ईयर कोई नर्सिंग कोर्स को चुनता है, और उस पर वो 8 to 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है 3 ईयर 4 ईयर में, और उसके बाद जब वो किसी हॉस्पिटल्स में जा रहा है जॉब के लिए, तो उसको मिलता है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, इस तरह का पैकेज उसको मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या है, आज पूरी दुनिया, आज सभी बच्चे अपने आप से, चाहे उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं, उनकी वो लाइफस्टाइल देखते हैं, और जब वो अपने आप की ग्रोथ यहाँ पे देखते हैं, तो उनके अंदर जो कंपैरिजन आता है कि यार मैं यहाँ पे हूँ और मेरा एक दोस्त बाहर गया हुआ है, उसकी ये लाइफस्टाइल है,
काश मैं भी वहाँ पे जा पाता और मैं भी इस तरह की लाइफस्टाइल जी पाता, क्योंकि बड़े सारे डिफरेंसेस वो अपने अंदर और एक अपने उस फ्रेंड में जो बाहर रहता है उसमें वो देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, स्टडी अब्रॉड को लेके जो मिथ हैं, मैं उन मिथ को आज यहाँ पे आपके माध्यम से सभी बच्चों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, वी हैव टू टाइप ऑफ सोसाइटी। एक वो है कि जिनके पेरेंट्स के पास अच्छा पैसा है और ठीक है, उनका उन्होंने एक विजन देखा है कि यार मेरे बच्चा बाहर जाएगा और बाहर जाके वो कोई डिग्री करके आए, मास्टर्स करके आए, इंडिया में आए, अपने बिजनेस को रन करे, तो उनका एक अलग गोल है और उसके बिहाफ पे वो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं। लेकिन सेकेंडरी, हम जिस मिडिल क्लास परिवारों से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली क्या, आई एम सेल्फ मेड पर्सन। मेरे फादर किसान हैं, मैं कोई ऐसी फैमिली से नहीं आया हूँ जो बहुत रिच फैमिली हो या जिसने विरासत में कुछ दिया हो मेरे को, और राइट नाउ आई एम मिलेनियर। तो ये मैं कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा, जस्ट क्योंकि मुझे लगता है बच्चे हैं और बच्चों को ये पता चलना चाहिए कि सबकी कहानी जीरो से शुरू होती है। आप अगर राइट डायरेक्शन में हैं, अगर आप के पास में गोल है, आपके पास विजन है, तो यस यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। ये इजी है अगर आपके पास में सही डायरेक्शन है। तो मैंने ये रिसर्च है और प्रॉपर जो डेटा है हमारे देश का, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा जो रिसर्च की है, सर्वे हुआ है, उनके आधार पे ही मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। अभी क्या है, मैं ये चाहता हूँ, जैसे हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, है ना, हम लोग अलग अलग जो लोगों की बात करते हैं जिनके आदर्श हम लोग फॉलो करते हैं, तो उनमें एक बात कॉमन कही गई है कि पूरा विश्व अपना परिवार है। मतलब आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम इंडियन, आई फील वेरी प्राउड। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अगर इंडियन हूँ और मैं देश के दुनिया के किसी भी कोने में हूँ और वहाँ पे जब इंडिया जीतती है, जैसे अभी संजय सर कह रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग इंडियन फ्लैग लेके निकलते हैं, एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया मेरी फैमिली है और मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम ये है कि एक्चुअली बच्चों, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेस है, तो उसको कोई समझना नहीं चाहता स्ट्रेस क्यों है, वो नशे में क्यों जाने चाह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे जो कल्चरल्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जैसे हमने पेरेंट्स से सीखा है, इंस्टीट्यूशंस हमें सिखाते हैं, फिर भी हम लोग बच्चों को रोक नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह के स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो फियर है ना, वो है उनके करियर से रिलेटेड, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड। सर, दिस इज फियर ऑफ फेलियर, हाँ, दैट आप सही बोल पुशेस रहे हैं, देम टुवर्ड्स डिप्रेशन। बिल्कुल। ये सो फियर ऑफ फेलियर को किस तरह से हम प्लक आउट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए, और मेरे ख्याल से इसकी नींव जो है वो स्कूल से ही पढ़नी शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी सर ने अभी बताया था कि कल हिंदुस्तान जीता था, तो हिंदुस्तान के जीतने के पीछे सिर्फ एक ही थॉट है। ओके, आई थिंक थैंक यू सर। तो जब तक कि आप अपने आप को निर्भीकता के साथ में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक कुछ अचीव नहीं हो सकता है। जहाँ फियर और फेलियर आ जाता है, वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि फीड योर फोकस एंड स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस। तो फियर ऑफ फेलियर इज़ अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, और उससे हर बच्चे को अपने आप को बचाना चाहिए। एंड फीड योर प्रायोरिटीज़, फीड योर स्ट्रेंथ्स, फीड योर फोकस मीन्स आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस तरफ आप फोकस रहिए और सिर्फ उसी के बारे में सोचिए और अपनी सारी एनर्जी को उसी तरफ चैनलाइज करिए। सो स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथ्स एंड over a period of time try to iron out the weaknesses that you have, and one of the weaknesses is the distraction. तो distraction को हमेशा starve करिए आप, वही एक मेरे ख्याल से सफलता का मंत्र हो सकता है आज के युवा के लिए।
तो ये जो अवसाद की स्थिति है, इस अवसाद की स्थिति से निपटने के लिए ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है जो हम शिक्षकों को, हर बच्चे को देनी चाहिए। और इस चीज़ का जन्म जो है वो बच्चों को जब वो स्कूल में जाते हैं तब से ही देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है सर। इस सोच को कल्टीवेट करने में बहुत टाइम लगता है, बट एक बार आपने कल्टीवेट कर लिया देन द वर्ल्ड इज़ ऑल योर्स। हम कई बार इसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, बट ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके अंदर एक मादा होना चाहिए कि अगर आप 7 बार गिरे तो 8वीं बार आप फिर उठने के लिए तैयार हों। अगर इस सोच के साथ में हम अपने युवा को शिक्षित करेंगे, मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है जबकि भारतवर्ष जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकली प्रॉस्पर्ड और डेवलप्ड नेशन होएगा। क्योंकि आज हमारे पास में 144 करोड़ पॉपुलेशन है। हमारे पास वी आर द यूथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई नॉट टू मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द यूथ कैपिटल दैट वी हैव? सो मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ट्रेन देम द हार्ड वे, द राइट वे, एंड द वर्ल्ड इज ऑल योर्स। सर आपने बिल्कुल सही कहा। और आज हम एक बहुत इंडिया में प्रोफेशनल्स, स्किल्स वर्कर्स जो हैं उनकी रेस्पेक्ट ग्लोबली हर कंपनीज में होती है। हमारे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप सुंदर पिचाई जी को ले लीजिए, आप ऐसे बड़े सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमें कैसे समझना चाहिए, मैं आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि अभी परसों ही न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है डेटा। वो ये है कि जो लोग हमारे स्टूडेंट्स या जो आज बाहर जॉब कर रहे हैं, एनआरआई हैं, उन्होंने लास्ट ईयर 9.3 लाख करोड़ रुपीज इंडिया में भेजा है। 9.3 लाख करोड़ रुपीज मतलब एक बड़ा अमाउंट होता है, 4% ऑफ जीडीपी। बहुत बड़ा अमाउंट, बड़ा है, अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। जी जी सर जी, मेरा ड्रीम ये है, देखिए जो हम अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ग्लोबली जाते हैं अलग अलग देशों में, वहाँ पे जाके वो एफडीआई की बात करते हैं। तो पता है सर, ये एफडीआई का 2 गुना है। ये 9.3 जो हमारा एफडीआई है उसका 2 गुना है। मेरा ये ड्रीम है सर कि अगर हम लोग, हमारा जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंट जो ब्रेन है, अगर वो ग्लोबली जाए, मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर देश में हमारा कल्चर फैले, दुनिया के हर देश में हमारे लोग हों। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज में आज हमारे जो देश के लोग हैं वो अच्छे, मतलब गवर्नमेंट में, चाहे वो पॉलिटिकली हो, किसी भी तरह से, चाहे जुडिशली हो, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो हमें प्राउड तो होता ही है ना कि एक इंडियन कहाँ से कहाँ चला गया। तो हमें इसको एक बड़े एस्पेक्ट में देखना चाहिए कि आज हम जो स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए बच्चे बाहर से क्या दे रहे हैं। अगर 9 लाख करोड़ रुपए बच्चों ने दिया है, अगर ये डेटा डबल हो जाए, अगर ये 3 गुना हो जाए, जैसे हमारे यहाँ जो अभी जीएसटी का कलेक्शन है वो लगभग 1.5 लाख और 1.7 के आसपास है, जो मंथली कलेक्शन है हमारा जीएसटी कलेक्शन, जो गवर्नमेंट को टैक्स आता है। सोच के देखिए उसके सिमिलर डेटा जो लोग, हमारे देश के जो लोग हैं, जो हमारे देश को प्यार करते हैं, वो बाहर से पैसा कमाते हैं और हमारे यहाँ इंडिया में वो इन्वेस्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भेजते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मेरा ये मानना है, अगर हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, हमारे देश को ताकतवर बनाना है, तो दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज को हमें यूज करना चाहिए। हमें इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मेरा इंडियन पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहे, लेकिन उसके अंदर एक देश प्रेम की भावना है। सर हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, हमारे लोग हैं ना, उनके अंदर एक अपने देश के लिए अलग जज्बा होता है, वो कभी निकल नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे आज इंटरनेशनली बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे, अगर जैसे मैं अभी जर्मनी की बात करता हूँ, एक छोटी सी बात आपको शेयर कर रहा हूँ। जी जी। आप कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन मिडिल क्लास के बच्चों के पास में क्या स्कोप है कि वो बाहर कैसे जाएं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप बेस और स्टाइफंड ऐसे प्रोग्राम अनाउंस किए हुए हैं कि आप फ्री में बैचलर कर सकते हैं, फ्री में मास्टर्स कर सकते हैं और आप वहाँ पे एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको, हमारे बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, 95% बच्चे पैसे कमाने जाते हैं। ये फैक्ट है सर। जी बिल्कुल ठीक। तो ये कितनी खुशी की बात है। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं अगले 5 साल के अंदर जो ये फिगर है, अभी 2022 में
हमारे यहाँ से आपका जो डेटा है वो 2022 का डेटा है, 7.5 लाख बच्चे यहाँ से गए हैं। 7,65,000 जी। 7,65,000, जिसके ऊपर की भारतवर्ष ने $47 बिलियन खर्च किए हैं। और ऐसा एक अनुमान किया जा रहा है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार कि ये फिगर पहुंच जाएगा $70 बिलियन का 2025 के आखिर तक। तो ये एक बहुत बड़ा पैसा है जो कि हम लोग शेल आउट कर रहे हैं अपनी पॉकेट से, और किसी तरह से इसको रोकना है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसमें इस चीज़ का एक क्लॉज है कि किस तरह से इसको अरेस्ट किया जा सके। और साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा इशू है विच इज़ रिलेटेड टू ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो कि दुनिया में अभी आज की तारीख में बहुत नीचे स्तर पर है, 26.3%। अभी 2021-22 की अगर बात करें तो 27.1% आया है। बट 2035 तक 50% तक ले जाना है, इसमें एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो आर वी गियर्ड अप फॉर दैट? इट्स ऑल्सो $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये है। सर मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं राजस्थानी आदमी हूँ। खैर अपन राजस्थान में बैठे हैं। जी, मैं तो मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी एजुकेशन यहीं की है। तो और मेरे को है ना इन्वेस्टमेंट और रिटर्न, हाँ जी। इसका एक थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रहता है। तो मैं बच्चों को इस तरह से गाइड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप अभी डेटा शेयर कर रहे हैं ना सर, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया का, सर उसका रिटर्न देखो। अब जैसे कोई बच्चा है जो यहाँ पे 20,000 30,000 सैलरी पे जॉब कर रहा है, वो बच्चा बाहर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख सैलरी पे जॉब करता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में इतना ब्रेन है, इतना ब्रिलियंट स्किल्स है हमारे पास में, तो हमें दुनिया के रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर जाएं और वहाँ के टेक्नोलॉजी को समझें, जो इनोवेशन हो रहे हैं उनको समझें, वापस आएँ। सर जो एक स्टूडेंट बाहर जाता है, वो आफ्टर 5 to 10 ईयर्स वो वहाँ से थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं यार अब मुझे वापस मेरे देश चलना चाहिए, क्योंकि जो पैसे का एक रहता है ना इनिशियली लाइफस्टाइल का एक क्रेज रहता है, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और उसके पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं। फिर आके वो क्या सोचता है कि मैं मेरे देश में स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ, मेरे देश के लोगों को रोजगार देता हूँ। तो जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं अपने इंडिया में, उनमें भी आप देखेंगे ना मेजर रोल उन लोगों ने प्ले किया जो बाहर से स्टडी करके आए, बिकॉज उन्होंने वहाँ पे ग्लोबली दुनिया से नेटवर्क बनाया। एक बच्चा जो बाहर जा रहा है वो सिर्फ इंडियन नहीं रहता है, उसका जो नेटवर्क है वो ग्लोबली अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स की उसकी अच्छी रिलेशनशिप होती है। वो यहाँ आके फैक्ट्री लगाता है और यहाँ से प्रोडक्शन जो है बाहर विदेश में अलग अलग टाइप का एक्सपोर्ट करता है, बिजनेस करता है। तो बाहर ग्लोबली बच्चों को कनेक्ट करने के लिए बाहर जाने से, स्टडी करने से बहुत सारे एडवांटेज। उससे मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ समय पहले मैं सबवे के जो यहाँ पे फ्रेंचाइजी के ओनर्स हैं उनसे मिला था। एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे आर टेकीज़, ठीक है ना। और वो लोग यहाँ पे आए हैं और आकर के उन्होंने सबवे खोला है। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये पैनल डिस्कशन अब हम इसको विराम देते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस as esteemed panelists, and thanks to the audience also for being such a wonderful listeners. Thank you.